अगर किसी को बाय द एज ऑफ 40 जी 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में देखना है जी तो आपके हिसाब से उसको कब से शुरू करना चाहिए और क्या एक्शंस लेने चाहिए? ऑल आई एम आस्किंग इज कि आप 20,000 रुपये महीना मुझे दीजिए 25 से लेके 35 की एज तक, ओके ओनली फॉर 10 years. ओके You would give me approximately 24 lakh rupees in 10 years. What do you think that number would be once you will turn 60? So this number would be approximately 10 crore. हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ द स्टार्टअप कैफे पॉडकास्ट. आई एम योर होस्ट श्रीवंत और आज हमारे साथ हैं CIIS के फाउंडर मिस्टर अवधेश मिश्रा. CIIS स्टैंड्स फॉर कैटरपिलर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस. ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको हम सबको अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से मैनेज करना सिखाती है. एंड ही इज़ द वन हु इज़ हेल्पिंग a lot of people. He's managing a lot of clients and he's helping them how to manage their finance, how to manage their investment in order to grow and continuously keep moving up. तो आइए मिलते हैं अवधेश से. हेलो अवधेश. Hello sir, thank you for Pleasure having meeting me. you. Thank you for coming over. Thank you for having me. बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आई थिंक हर किसी के लिए जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसके लिए एक सुपर क्रिटिकल सब्जेक्ट है. सो वी गोना हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू एंड वी गोना लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन टुडे. शुरू करते हैं आपकी जर्नी से. जी. थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए, अपने बारे में बताइए, कैसे आपने इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया वो बताइए और शुरू से अपनी कहानी सुनाइए. थोड़ा इंटरेस्टिंग है. जी. I did not start with finance. My first love was aviation. I used to work with Qatar Airways in Doha. I came back from Doha. Then I worked with some BPOs. Okay. And then I did my masters. Okay. I did my MBA. So in MBA I met a friend and I don't know उसने तो क्या देखा, उसने बोला but you are good at numbers, why don't you start doing stock trading? तो मैंने MBA के टाइम से ही stock trading करना start कर दिया. तो I had some beginner's luck. I made some good amount of money there. But then I started to lose money. So पहले मैंने stocks में पैसा गवाया, then I started losing money in future and options. And a lot of people in India and abroad actually do this. So I was speculating and I wanted to be rich quickly like most people, and that definitely did backfire. I started reading more about it, that how many people are losing money, what is other people doing. So I came to a conclusion that most of the people are making the same mistake which I was making, that instead of having a proper financial plan, everybody wants to be rich overnight and try random things. right, and then they lose money. So that's how I developed my interest in finance. Okay. And that is when in 2018 we started Caterpillar Insurance and Investment Solutions. So that's how the journey began. और CIIS में क्या क्या सर्विसेज हैं जो आज आप प्रोवाइड करते हैं? सर, सर्विसेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्चुअली करते क्या हैं. या सर्विस इज द सेकेंडरी पार्ट. सो आर गोल इज़ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स की लाइफ से, एक वर्ड है फड विच इज़ फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, ये लोगों की लाइफ से निकाल पाएँ. वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं विच आर साइंटिफिक एंड विच हैव बीन प्रूवन वेरी सॉलिड एंड हैव वर्क फॉर मल्टीपल पीपल इन द पास्ट. ओके. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फियर की. आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फियर आज की डेट में क्या है, इफ़ यू वांट टू टेल? सबसे बड़ा फियर तो प्राइमरीली फाइनेंशियली होता है. कल को जी. आपके इनकम सोर्सेज बंद हो जाएं जी. तो क्या होगा? हाउ वुड योर एक्सपेंसेस बी टेकन केयर ऑफ? बिकॉज हम सब के आज की डेट में EMIs हैं, एक्सपेंसेस हैं. जी. सबसे बड़ा फियर वही होता है कि इनकम रुकी तो क्या होगा. करेक्ट. तो एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में जिसके पास फैमिली है, सबसे बड़ा फियर है कि इनकम रुक गई तो क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, और अगर फैमिली में कोई मेजर मेडिकल एक्सपेंस आ गया तो क्या होगा. करेक्ट. तो ये चीज़ें हम कवर करते हैं 3 Ds से, विच इज़ डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिजीज़. ओके. इसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि उनके पास होना चाहिए. बिल्कुल. तो आपने सारे अपने रिस्क कवर कर लिए. तो सबसे पहले आपने क्या करा, फियर को हटा दिया अपनी लाइफ से. राइट. बिल्कुल. नाउ इफ आई टेल यू कि कल को कुछ भी हो, आपकी इनकम नहीं रुकेगी, सो द काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड यू वुड हैव इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. करेक्ट. राइट. करेक्ट.
नाउ सेकंड कम्स अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी क्यों आती है? डू यू हैव चिल्ड्रन? Yes, I do. राइट. सो नाउ इफ़ यू हैव चिल्ड्रन, नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि उनके एजुकेशन का कैसे होगा, Correct. एजुकेशन के टाइम पे कितना पैसा चाहिए होगा, वो पैसा कहाँ से अरेंज होगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. Yes. अभी हम क्या करते हैं, हम आपको अनसर्टेनिटी की जगह सर्टेनिटी प्रोवाइड करते हैं. विल गिव यू नंबर्स दैट फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन यू वुड नीड दिस मच ऑफ मनी, फॉर योर रिटायरमेंट you would need this much of money, for your dream home you would need this much of money. Yeah. Now you have certain numbers. आपको पता है कि मेरा गोल क्या है, तो अब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई. Correct. अब बचता है डाउट कि ये अवधेश आपने बोल तो दिया इतना इतना पैसा लगेगा, बट ये आएगा कहाँ से. बिल्कुल. फिर हम आपके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि ये नंबर्स को आप कैसे अचीव कर सकते हैं. Okay. इट कुड बी थ्रू मंथली इन्वेस्टमेंट्स, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट्स, या फिर एक बारी में आप पैसा डाल के छोड़ सकते हैं. तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी डू फॉर आवर क्लाइंट्स, कि वो पीसफुली सोएं और फाइनेंशियली उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े. ये बड़ी अच्छी बात की आपने, जो FUD का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया. आई विश कि इस तरह से मुझे किसी ने एक्सप्लेन किया होता, शायद आज से 20 साल पहले जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था. जी. मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में एक जो चैलेंज है वो ये है कि नो ऑफेंस मेंट टू देम, वी ऑल आर सेलर्स, बट देयर आर सेलर्स राइट. who will try and sell the solution they have, राइट. and many a times they don't really try and understand deeply that what is the requirement of the client, right? So they will try and push certain product or service that they have, and one eventually ends up buying primarily out of fear, I would say, because I wouldn't know what is the best way, and I will have to probably rely on an expert. And many a times people here in India or elsewhere maybe also, people feel के चलो एक्सपर्ट कुछ बोल रहा है तो हमारे भले के लिए कह रहा है तो हम इसको ले लेते हैं. बट आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, ये थोड़ा अलग लेवल पे ले जाके आपने एक्सप्लेन किया है. अच्छा लगा ये सुन के, अच्छा लगा और थोड़ा यूनिक भी लगा. और आपकी जो वेबसाइट थी वो भी जब मैंने देखी तो उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो जनरली सेलर माइंडसेट की कंपनीज लिखेंगी नहीं. तो आपकी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है आपने मिशन करोड़पति बाय 40, एंड ऑल्सो यू मेंशन दैट योर विजन इज़ टू क्रिएट 1000 ग्लोबल मिलियनियर्स बाय 2047, विच इज़ अ वेरी बोल्ड एंड इंस्पायरिंग गोल. जी. आपने तो पूरे डिस्कशन को ही एलिवेट कर दिया. थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, इतना बड़ा मिशन लेके आप चल रहे हैं. एक्चुअली आप देखो 2047 को विल बी कंप्लीटिंग 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. राइट. उस टाइम पे तो हम थे नहीं जब हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उसमें तो लड़ नहीं पाए. हाँ. एटलीस्ट अब कुछ कर लेते हैं देश के लिए. एंड द बिगेस्ट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट इज फाइनेंशियल एम्पावरमेंट. और ये मिलियनियर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ. जब मैं कतर से जॉब छोड़ के आया, वाज 20 ईयर्स ओल्ड. ओके. एंड आई वाज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी देयर. तो जब मेरा एग्जिट इंटरव्यू हुआ, मेरे बॉस ने पूछा कि व्हाई आर यू गोइंग बैक, क्योंकि nobody wants to come back, once they are placed abroad they want to have a certain amount of money accumulated and then they want to come back. Yes. मैं 1 साल में आ गया. And he asked me in a foul language, क्या बाप करोड़पति है क्या, बाप मिलियनेयर है क्या. अच्छा. राइट. सो इट टच्ड माई ईगो. कैसे बात कर रहे हैं. सो पहले अपना ड्रीम था कि खुद मिलियनेयर बनना है. जैसे जैसे काम करते गए, मैच्योरिटी आई, फिर रियलाइज हुआ कि उससे बेटर ड्रीम है कि और अपने जैसे 1000 लोगों को मिलियनेयर बनाया जाए. उनको भी बनाना है. हाँ जी. ताकि एटलीस्ट उनके बच्चे जब कल को कोई बोल्ड डिसीजंस लें, उनको ये प्रॉब्लम कोई बोल ना पाए. हाँ जी. तो कैसे आप ये टारगेट अचीव करते हैं ना? एक बहुत इसको ग्रैन्युलर लेवल पे अगर हम बात करें तो अगर किसी को बाय द एज ऑफ 40 जी 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में देखना है जी, तो उसका अगर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें तो आपके हिसाब से उसको कब से शुरू करना चाहिए और क्या एक्शंस लेने चाहिए? सर जैसे ही आपकी इनकम स्टार्ट होती है, आपको वैसे ही सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए. आपको वैसे ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए. अगर आप स्टार्ट करते हो 25 की एज से तो आपका नंबर बहुत छोटा रहेगा. मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ. ये शायद आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा. लेट्स से किसी की जॉब स्टार्ट हुई 25 की एज पे, और आज के रेट में इफ़ यू हैव गुड एजुकेशन तो 25 की एज पे भी आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए के आसपास इफ़ नॉट मोर कमा रहे होते. ऑल आई एम आस्किंग इज कि आप 20,000 रुपये महीना मुझे दीजिए 25 से लेके 35 की एज तक. Okay. Only for 10 years. Okay. You would give me approximately 24 lakh rupees in 10 years. Now I want to ask you, what do you think that number would be once you will turn 60? सिर्फ 24 लाख रुपए दिया आपने मुझे.
I think it will definitely be a insane if you add compounding, but I can't imagine. आप बताइए कितना हो So जाएगा? this number would be approximately 10 crore Wow, with 13% return. which is a very fair Fair. return, right? I'm not talking about 15, 18, 20%. 13% is something you can expect from market Correct. if you have a good portfolio. So as soon as you start a job, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप कम कमा रहे हैं थोड़ा कम से कीजिए बट स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। अब अगर लेट्स से किसी को 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हो और उस बंदे की एज हो 35 साल, अब उसको 35 से लेके 60 साल तक हर महीने 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके 10 करोड़ होंगे। That's the magic of compounding. Right. जितनी जल्दी हमने शुरू किया वो उतना ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा। Right. अब ये जो आपने बोला कि इतना अमाउंट आप हमें दो और हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? वो यू आर मैनेजिंग दैट इन्वेस्टमेंट एंड वेयर आर यू पुटिंग दैट मनी? सो यूजुअली दैट मनी गोज टू म्यूचुअल फंड्स। ओके, आपका एक रिस्क एपेटाइट फॉर्म हम लेते हैं विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। Yeah. उससे हम आपके रिस्क टॉलरेंस समझते हैं, हम आपसे एक शीट फिल करवाते हैं जिससे हम आपके फाइनेंशियल गोल समझते हैं। उन दोनों के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट को मैप किया जाता है और ये इन्वेस्टमेंट यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में होती है। इज देयर एनी अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू डू और इट्स 100% म्यूचुअल फंड? It's majorly mutual funds. Okay. Other than that, we have insurances also, but You- majorly mutual funds. But you don't do stocks. No, we don't do stocks. You don't do stocks at all. तो अब आज की डेट में एक कॉमन जो फिनोमिना मैं देखता हूँ, तो हम सबको रील्स देखने की आदत हो गई है। जी। तो मेरा जो क्वेश्चन है, एक लेमैन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, एक टर्म है जो आ गया है मार्केट में, फिनफ्लुएंसर्स, जी। और कई लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी फॉलोइंग अपनी बना ली है, जी। जो स्नैकेबल साइज़ का कंटेंट बनाते हैं और रैंडम इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जैसे हेल्थ एडवाइस होती है जी। कि आप जीरे का पानी पी लो, हाँ जी। उसी तरह से रैंडम फाइनेंशियल एडवाइसेस देने वालों की भीड़ लग गई है चारों करेक्ट, तरफ, करेक्ट। विच ऑब्वियसली इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। इट इज और इसके ऊपर मुझे लगता है सेबी ने अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस एक्शंस भी लिए हैं। ये जो एक फिनोमिना है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो यंग ऑडियंस है जिनके बारे में आपने बात की, 25 साल का आदमी वो तो रील्स देख रहा है, और जब वो ये देख रहा है तो इस तरह के थॉटफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या आइडियाज़ कम लोग देते हैं। मोस्टली यू विल सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट, आई सी अ लॉट ऑफ talk about crypto, I see a lot of talk about option, and these are hazardous and you know, I would say difficult for those who don't understand the game well. करेक्ट। But these influencers, many of them are pulling people to take such actions. What do you think about that? It has become a very complex problem actually, and though SEBI is trying to do a very good job, बट ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करता है। तो अभी आपको यहाँ पे समझना ये है कि एज यू मेंशन कि स्नैकेबल कंटेंट है, सो यू जस्ट वांट टू हैव यू नो अ स्नैक, और डू यू वांट द कंप्लीट होल फूड? Yeah, yes. Similarly, when you go to a good financial advisor, they give you a holistic view instead of when you watch a finfluencer. So Yeah. there are a few good ones, influencers also, Agreed. but 80% of them are actually nonsense. Pardon my language, I'm sorry. It's okay, it's But that's the truth. So you have to be very careful about what you are consuming. So this takes me to another very interesting part of this conversation, which is somebody like you who's providing, say, nourishment in a very thoughtful way. Are you also creating content to train and educate your audience? So we are trying our best, and we are trying to give a lot of information. So if you will check our page, right now we are running a series called Tax Thursdays, where we are giving very detailed tax information. So what we could do is we could have done it in 1 or 2 articles, but we are doing 12 articles just on income tax and capital gains, Okay. right? Okay. So that's the kind of information we want to provide. That is the kind of content we want to create, right? And not कि मैं आके 15 सेकंड में 30 सेकंड में बोल दूँ कि टैक्स प्लानिंग ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, कुछ शॉर्टकट्स दे दूँ. It doesn't work that way. Because पैसा कमाना is important. उसको संभालना कैसे, ये एक आर्ट है. अगर ये सिर्फ 15-20 सेकंड में आ जाती तो बात ही क्या थी. हाँ, इतना आसान होता तो हर कोई कर रहा होता. हाँ जी, हर कोई तो कर नहीं रहा है. हाँ जी.
So that's definitely a बट आपके चैनल पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा. जी. वेरी सून वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज विच वुड बी कॉल्ड म्यूचुअल मंडेज, Okay. जहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में विल बी गिविंग वेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक. कोई भी उसको सब्सक्राइब करेगा या उसको देखेगा तो उसका म्यूचुअल फंड का नॉलेज जो है वो ऑटोमेटिकली एक 2 3 नहीं 10 लेवल ऊपर चला जाएगा. Acha, now that we have picked up this interesting subject, can you, in a very brief and layman language, talk about mutual fund and the fundamental underlying concept behind the whole thing? How does it work? Why is it able to give sustained results even in uncertain economy, uncertain situations? Still, there is a consistency, right? For which mutual fund is known. How does it work like this, and what is it all about? First of all, the concept is that in mutual funds, whatever money is being accumulated is managed by professionals. उनका काम ही यही है कि उस पैसे को कहाँ पे लगाया जाए, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, कौन सा सेक्टर आगे चल के ग्रो नहीं करेगा, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होंगी, उस हिसाब से वो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं. प्लस वो लोग उसकी पढ़ाई करके आए हुए हैं वर्सेस रैंडमली कि कोई एक बंदा आधे घंटे चार्ट देखे, कुछ 2 4 पी रेशो देखा, प्राइस टू बुक रेशो देखा और आपने ट्रेड डाल दिया. सेकेंडली, जो प्रोफेशनल मैनेज कर रहे हैं उनके पास एडवांस्ड टूल्स भी हैं जो आप और मैं अफोर्ड नहीं कर सकते. जी. कुछ टूल्स 50 लाख रुपए की सिर्फ वेबसाइट आती है जहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कंपनीज के बारे में. एक रैंडम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता वो, राइट. तो जो आपका पैसा है, बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा होके एक प्रोफेशनल के पास जा रहा है जिसका काम है उस पैसे को मैनेज करना, उस पर आपको ग्रोथ देना. क्योंकि वो पैसा डाइवर्सिफाई कर रखा है उसने, वो पैसा अक्रॉस द स्टॉक्स या अक्रॉस द एसेट्स डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए आपका रिस्क भी वहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाता है. एज एन इंडिविजुअल इफ आई आस्क यू, मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आपको 25 स्टॉक्स खरीदने हैं और वो इंडस्ट्री के टॉप 100 स्टॉक्स में से होने चाहिए. डू यू थिंक यू विल बी एबल टू बाई 20 और 25 स्टॉक्स आउट ऑफ इट? Very difficult. आप एक MRF खरीदने जाओगे, उसी में आपके 1 सवा लाख रुपए खर्च हो जाएंगे. नहीं, उससे भी मुझे लगता है उससे भी बड़ी बात यह है कि हाउ डू आई नो, व्हाट नॉलेज डू आई हैव, ऑन व्हाट बेसिस विल आई बाय. सो एक्चुअली अब जैसे आजकल ऐप्स आ गए हैं बहुत सारे, जी. जो मैं देखता हूँ काफ़ी सारे यंगस्टर्स, इनफैक्ट आई नो लॉट ऑफ पीपल हु ऑन अ डेली बेसिस बाय एंड सेल ऑन दोज ऐप्स. आई फाइंड दैट अ लिटिल रिस्की because you know the first thing is fundamental question that I have is on what basis you are buying or selling if you don't know enough. vis-a-vis म्यूचुअल फंड जहाँ पे आपने बोला कि प्रोफेशनल्स उसको समझ के पढ़ के फिर नाउ दे आर टेकिंग डिसीजन एंड दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्ली अ कंसिस्टेंट रिटर्न व्हिच इज कमिंग. Your chances are higher. Chances are higher, yeah. Yes. Otherwise it's Of a blind making risk you're taking, right? It's complete speculation otherwise. अच्छा, what do you think about crypto, which is again a very popular subject among young investors? I think थोड़ा सा भी 40 से ऊपर का है जो थोड़ा seasoned investor है वो हाथ नहीं लगाना चाहता. And there are a lot of people I've heard, जैसे अब investors में the Berkshire Hathaway gentleman, Warren Buffett has clearly stayed away and he has avoided any discussion on this topic. But I see a lot of people, you know, very enthusiastically investing also. Mark Cuban, for example, is a big investor in crypto. Right. So, how do you see this? What do you think is crypto's future? I think it's very subjective, and I would not say what is the future of crypto. What I believe is my thoughts are aligned with Mr. Warren Buffett. Okay. Right. I do not see any fundamental value Okay. or any underlying asset behind crypto, and I have a view which many people don't like. So the whole point of crypto was to come up with a currency that is universal. And parallel Right. to existing bank-based Exactly. currency. Okay. But one currency has to be universal. Yeah. But now if you have 1,000 types of crypto, how is it different from having rupees, dollars, pounds, US dollars, Canadian dollars? How would you differentiate? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ बिटकॉइन होता तो शायद उसका सेंस होता, क्योंकि इतने सारे हैं तो अब आप किस पे बेट करोगे? Exactly. Everybody is saying that I am the world currency. Exactly. You know, which is against the idea of a world currency, right? Right. And also, I think these meme coins have
created a lot of mess. Makes this asset class very, very risky. You don't recommend as such. We don't recommend at You all. don't recommend We in don't your recommend at all. consultancy at all. Acha, what do you think about art? That's another thing which has come up in a very big way, and I read a lot about it. If you see, even Economic Times covers a lot of art auctions, and they say that HNIs or ultra HNIs, they're investing in art, and it's a massive storage of value, 10 times, 20 times, 30 times. There's no price, it's priceless. अभी इंडिया में शायद लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इंडिया में आर्ट गिने चुने आर्टिस्ट हैं जो उस लेवल पे पहुँचे. However, there is a new wave of interest which is there to invest in art. What do you think about that? So you would know it very well that per capita of India is increasing. अभी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है. और होता क्या है कि once you become an HNI और ultra HNI, अभी आपको कुछ डिफरेंशिएशन चाहिए, कुछ नया चाहिए. You do not want to invest in mutual funds. You do not want to buy stocks. Basically, you do not want to do things which everybody is doing, right? Then you go towards art stuff. and all these things. So I think this is a common phenomena. जैसे जैसे किसी भी कंट्री का पर कैपिटा बढ़ता है, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि अभी आपके पास पैसा बहुत है. बट इंडिया में अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि जहाँ पे हम आर्ट को एज ए इन्वेस्टमेंट देखें और उसके बारे में सोचें, राइट? Unless you have 100-200 CR sitting in the bank. That's a good point. अच्छा, ये बताइए कि CIIS में जब आपने शुरू किया, बिकॉज वी आर द स्टार्टअप कैफे, Right. एंड वी ट्राई टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम द स्टार्टअप्स लेंस. Right. तो किस तरह के चैलेंजेस आए आपको? दैट इज़ वन. एंड सेकेंडली, how did you pitch your startup? Back then it may have been a startup, today you are established. How did you differentiate yourself? ये कैसे किया आपने? डिफरेंशिएट कैसे किया? इतने क्लटर्ड मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आपकी इंडस्ट्री में प्लेयर्स नहीं है, बहुत प्लेयर्स हैं, बट आपने एक थॉट के साथ कंपनी शुरू की, उसको डिफरेंशिएट किया, आज आपने एक बड़ी कंपनी बनाई. उस जर्नी के बारे में बताइए. व्हाट डिड यू फोकस ऑन? सर, मेरा डिफरेंशिएटर ये था कि मैं समझ गया था कि इस इंडस्ट्री में देयर इज़ ट्रस्ट डेफिसिट. यहाँ पे लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स पे या डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ट्रस्ट नहीं करते. तो इफ़ समहाउ आई कैन अर्न ट्रस्ट, बिजनेस अपने आप डेवलप हो जाएगा. सो मेरा माइंडसेट यही था कि मेरे को कोई भी ऐसा काम नहीं करना जहाँ पे मैं ट्रस्ट लूज़ करूँ. एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद द प्रोडक्ट्स विच वर एसेंशियल. So I started majorly, मेरा डोर ओपनर प्रोडक्ट था टर्म इंश्योरेंस. ओके. बिकॉज एवरीबडी नीड्स इट, हु हैज़ अ फैमिली. एब्सोल्युटली. तो सबसे पहले मैंने लोगों के पास जाके टर्म इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी, उनको समझाना, और राइट कैलकुलेशन करके कितना उनको इंश्योरेंस कवर चाहिए वो बताना स्टार्ट किया. मैंने जाते के साथ ही उनको 5, 10, 15, 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेचने की कोशिश नहीं करी. सो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता गया. जब ट्रस्ट बिल्ड होता गया तो वही लोग मेरे रिपीट कस्टमर्स बनते गए. तो अगर इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आपने मेंशन करा कि ये आपका जो ऑडियंस है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो सबसे बड़ा गेम ही ट्रस्ट का है. अगर आपने ट्रस्ट जीत लिया कस्टमर का तो वो नहीं जा रहा किसी और के पास, फिर वो आप ही के पास रहेगा. मेरे हिसाब से धंधे को चलाने का एक ही तरीका है, विन ट्रस्ट एंड नेवर लूज इट. यू विल हैव टू प्रूव योर वर्थ and you will have to be patient throughout this journey. You know, interestingly, patience in all the other guests who keep coming, this patience word keeps coming from all those who have established their businesses, because eventually this is the underlining differentiator. You may be doing everything, but if you're not patient, तो फूल खिलेगा नहीं. Correct. वो तो आप जब आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा. Correct. I completely agree with you. Couldn't agree more. What is the best piece of advice that you would give to someone? You've talked about early 20 guys, right? So what do you suggest to those people who are in their 40s and who have not been able to create a corpus, or now thinking about it in a very serious manner because now they have some disposable income? उनके लिए क्या strategy है? क्या वो गेम हार चुके हैं? नहीं, गेम तो वो नहीं हारे हैं. स्टिल देयर इज टाइम लेफ्ट. ओके. डेफिनेटली उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा सेम गोल अचीव करने के लिए. बट इफ़ यू आर इन योर अर्ली 40s और आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दैट यू हायर अ फाइनेंशियल एडवाइज़र. ओके. क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो ऑलरेडी बहुत डिमांडिंग है.
राइट उसमें रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा होगा, आपको एक टीम भी मैनेज करनी है, आपको बिजनेस रिसर्च भी करनी है, उसके बाद आपको फैमिली को भी टाइम देना है। तो ये जो फाइनेंशियल एडवाइज़र आप कह रहे हो कि उनको हायर करना चाहिए, इसकी मोडालिटीज़ क्या होती हैं? लेट्स से इफ़ आई हैव टू हायर CIS एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, how does it work? What are the charges? How would we engage? You know, what is the timeline of seeing some actual result? How does it all happen? So I'll talk about what we do. So we work on zero fee model right now. Okay. We get paid by the insurance companies or by the mutual fund companies when you buy product through us. Okay. But we will provide you a complete investment plan. Okay. Now let's say somebody is in his early 40s. He is approaching retirement pretty quickly. Secondly, he would have goals for his child's marriage, education. हो सकता है घर की EMI भी चल रही हो सकता है गाड़ी की EMI भी चल रही हो। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें। करेक्ट। तो जब मैं और मेरे को फाउंडर विकास जी आपके साथ बैठेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। फिर हम आपसे कुछ डेटा लेके हम असेस करेंगे कहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। फिर हम एक आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगे जो कि वुड वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू रीच। और इसमें हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे जब तक आपके सारे गोल्स अचीव नहीं होते। अब बिकॉज यू आर इन योर 40s नाउ यू डू नॉट हैव द टाइम कि मैं ये करके देख लेता हूँ, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। दैट यू कुड डू इन लेट 20s और मे बी अर्ली 30s। Yes, yes, yes. बट नाउ यू डू नॉट हैव टाइम इन योर फेवर। Yeah. So you definitely need a professional who can help you to accumulate a good amount of corpus in next 10 to 15 years. It's not impossible. It is doable. A little tough though, but definitely a professional is needed. आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, बट इसमें क्या है कि एक दो चीज़ें जो मेरे दिमाग में हैं और जो कई लोगों के दिमाग में जो इस एज ग्रुप में हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. इट मे बी लिटिल अवे फ्रॉम व्हाट यू डू, बट इट्स इन द सेम पर्सनल फाइनेंस डोमेन, विच इज़ पीपल फील दैट आपके पास पैसा है ना 10-12 लाख रुपए, तो देखो प्रॉपर्टी ले लो, इमूवेबल एसेट है, पैसा टिका रहेगा, रेंट आ जाएगा कल को, और कुछ ना कुछ हो जाएगा, 2 फ्लोर बना देंगे, कुछ कर लेंगे. वेग से आइडियाज होते हैं बट प्रॉपर्टी के अराउंड होते हैं. आई सी लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अराउंड प्रॉपर्टी, अ लिटिल बिट अराउंड स्टॉक्स, a little bit, very little about gold, but very, very rarely about mutual funds. I'm being very honest here. Tell me if you think it's different from your perception, but I'm talking about a lot of people feel that property में डाल दो और वहाँ से rental income कमाओ. How is that strategy vis-a-vis mutual fund strategy? क्या लगता है आपको? सर ये एक तो अपब्रिंगिंग का हमारा असर है. हाँ, ये क्योंकि तो हम लोगों ने सुना ही यही है कि वो प्लॉट ले लो, और वो कहानियाँ सुनी है कि शाम के फादर ने वो प्लॉट लिया, 100 रुपए की प्लॉट लिया था, आज वो 100 करोड़ का हो गया. तो हम सब यही कहानी सुन के बड़े हुए हैं. करेक्ट. अब यही हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, कंडीशनिंग हो गई है. इसीलिए हम लोग हमेशा जो है प्रॉपर्टी की तरफ पहले देखते हैं. बट प्रॉपर्टी, इफ़ यू विल आस्क मी, अपना एक घर होना चाहिए डेफिनेटली, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ शांति से रह सकें. Beyond that, you have to be very mindful of what you are buying and where you are buying. प्रॉपर्टी में लोगों का बहुत पैसा डूबता है, और प्रॉपर्टी में क्या है कि आपको प्रॉपर्टी अगर बनानी है, आपको घर बनाना है, प्लॉट खरीदना है, यू नीड अ ह्यूज अमाउंट टू बिगिन विद. आपके पास 25, 30, 40, 50, अगर आप और मैं आज नोएडा में पॉडकास्ट कर रहे हैं, नोएडा में अगर मैं एक 100 गज का प्लॉट खरीदने जाऊं, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मिनिमम वैल्यू? आई डोंट नो एरिया टू एरिया, बट हाँ 40-50 लाख रुपए. 40-50 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए होगा. वर्सेस अगर आप बात करते हो म्यूचुअल फंड्स की, वहाँ पे आपको वेल्थ बनाने के लिए 40-50 लाख रुपए नहीं चाहिए. वहाँ पे आप 40-50 हज़ार रुपए मंथली से भी स्टार्ट करके बड़ा गेम तक जा सकते हो. और अगर आपके पास 40-50 लाख रुपए हैं और लेट्स से उससे आपने एक प्लॉट ले लिया, तो आपने तो अपना जो सारा का सारा पैसा है एक ही एसेट में लगा दिया. करेक्ट. अगर वो ग्रो करेगी तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, बट इफ ड्यू टू एनी रीज़न वो नहीं ग्रो करती एंड आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन वहाँ पे लगा हुआ है, तो इट्स गेम ओवर फॉर यू. फ्रॉम रेंटल परस्पेक्टिव, इफ यू सी, इंडिया में रेंटल्स आर एनीवेयर बिटवीन 3 to 6%, whereas mutual fund we are talking about 10 to 15 maybe, right, as an average. So your money grows faster and ability to beat inflation is higher.
Definitely, In it is that way, actually, right? it is. Rental yields, I would say, hardly touch 6%. I'm so sorry, not trying to contradict your point. But if you would see, usually rental yield would average approximately 3.5%. 3.5%. That's what I said. Rarely you will see in commercial properties you are going 5 or 6%. Very rare. Also, there's another, part of this property thing is, one is of course, जब आपको ज़रूरत है तब आप उससे कुछ निकाल नहीं पाओगे, और आपको फिर डिस्ट्रेस सेल में बेचना है तो कोई Correct. फ़ायदा नहीं होगा. Correct. और दूसरा मुझे लगता है वो आज की डेट में ट्रांजैक्शन अगर आप वाइट में कर रहे हो तो आप कैपिटल गेन ही इतना दे दोगे, यू विल गिव अवे लॉट ऑफ मनी. कैपिटल गेन तो आपको म्यूचुअल फंड्स में भी देने होंगे, सो दैट्स ओके. पर सबसे बड़ा पार्ट यही है कि क्या आप सारा पैसा एक जगह पे लगा के, एज वी से डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. नहीं पता आपको, सिर्फ आपका अंदाज़ा है या मेरा सिर्फ अंदाज़ा है या जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है कि ये 10x होगा, 15x होगा, वो नहीं है. विज़ अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो वो आपका पैसा 20, 25, 30, 50 कंपनीज में लगा रहा है. एक कंपनी फेल हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है. करेक्ट. सारी तो नहीं फेल होंगी. बिल्कुल. तो आपके चांसेस ऑफ ग्रोथ आर हायर एंड कंसिस्टेंट, आई वुड से. कंसिस्टेंसी है, ऐसा नहीं. मार्केट भी नीचे जाती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू योर ऑडियंस. मार्केट भी नीचे जाती है, बट अब सारा गेम है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की हाई है. कि मैं सारा का सारा 50 लाख रुपए एक जगह पे डाल दूं या मैं उसको डाइवर्सिफाई करूं. तो जब मैं इतना बड़ा गेम खेल रहा हूं तो मैं हायर प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना चाहूँगा. प्लस म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसा डालते हो तो लेट्स से आपके पास 50 लाख रुपए ही हैं, आप उसको स्प्लिट कर सकते हो कि ये 20 लाख रुपए मैं अब से 20 साल बाद निकालूंगा रिटायरमेंट के टाइम पे. 10 लाख रुपए आप बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से लगा दोगे, 10 लाख रुपए बच्चे की मैरिज के हिसाब से लगा दोगे. सेम काम आप प्लॉट में कैसे करोगे? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू रेज्ड. जो स्लाइसिंग है, हाँ, वो तो प्रॉपर्टी में संभव नहीं है. प्रॉपर्टी में पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा, आप मेरे को एक पर्सनल सवाल का जवाब दीजिए कि आपके लिए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? सर, सबसे पहला डेफिनेशन और स्टेज है जहाँ पे यू नो कि आपकी लाइफ से फट निकल गया, कोई फियर नहीं है. करेक्ट. कोई अनसर्टेनिटीज़ नहीं है, कोई डाउट नहीं है. दैट इज़ स्टेज 1. आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. दैट्स स्टेज 1. इसमें मल्टीपल स्टेजेस हो सकती हैं. एक हो सकता है कि उस स्टेज पे आप आ जाओ कि यहाँ पे आपका जो कॉर्पस आपने एक्यूमुलेट कर लिया है उसी से आपको इतनी पैसिव इनकम हो रही है कि आपको काम करने की नीड नहीं है. एक हो सकता है कि आपने इतना पैसा कमा लिया है कि आप फिलैंथ्रोफी कर रहे हो, पैसा बांट रहे हो लोगों में, वो भी एक स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम है. तो किसी भी एक स्टेज को आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोल सकते हैं. यूजुअली जो कॉमन नोशन है वो ये है कि इफ़ योर पैसिव इनकम इज़ हायर देन योर एक्सपेंसेस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कॉमन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस तो यही है. करेक्ट. बट मैं बोलूँगा कि अगर आपकी लाइफ से फट निकल गया और आप शांति से नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, जो भी करना चाहते हो, हाँ, जो भी करना चाहते हो वो कर रहे हो, तो वो भी एक स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम ही है. फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि फाइनेंशियली आपको बार बार सोचना नहीं पड़ रहा. आपको ऑफिस से आके आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, बजाय न्यूज़ चैनल्स देखने के कि कौन सा स्टॉक खरीदूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ. यू आर नॉट टेंस्ड अबाउट कि बच्चे की एजुकेशन का क्या होगा, राइट. तो इन सब चीज़ों से तो मुक्ति मिली गई ना आपको. करेक्ट. आई थिंक ऑल्सो पर्सन टू पर्सन इट विल वेरी ड्रामेटिकली. डेफिनेटली. बिकॉज किसी के लिए पर्सनल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये भी हो सकता है कि वो गांव चला गया और नौकरी छोड़ दी और खेती कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है. लॉट ऑफ पीपल डू दैट, राइट? डेफिनेटली. So yeah, it varies, but yeah, the point here is your financial status has to be stable and robust in such a way that you don't have to worry कि मेरा अगला salary कहाँ से आएगा. Right? That's the point here. Perfect. So tell me about CIIS. How are you planning to grow your company? What are your plans for next, say, 5 years? Where do you want to see this company going and reaching to? अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल जो भी मेहनत होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी. दैट इज़ टू मेक 1000 मिलियनेयर्स. अगर मेरे को 1000 मिलियनेयर्स बनाने हैं 2047 तक, तो कंपाउंडिंग के लिए भी टाइम चाहिए. तो मेरा और पूरी कंपनी का गोल ये है
कि अगले 5 साल के अंदर अंदर हम वो 1000 लोग आइडेंटिफाई कर लें, दोज हु हैव द पोटेंशियल एंड द माइंडसेट एंड द डिसिप्लिन ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल मिलियनेयर। सो सिर्फ आपके पास पैसा है इसलिए मैं आपको क्लाइंट नहीं बनाऊंगा। इफ़ यू डू नॉट हैव द डिसिप्लिन तो हो सकता है मैं आपको बोल दूं कि सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू मैनेज योर मनी, क्योंकि आज आप निकाल रहे हो कल डाल रहे हो, वैसे पैसा नहीं बनता है। सो वी आर ऑल्सो लिटिल चूजी व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग क्लाइंट्स, क्योंकि हम लोग अपना बहुत मेहनत Effort करते डालते हैं, एफर्ट डालते हैं, और हम लोग इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं कि श्रीवंत जी को तो मिलियनेयर बनाना ही बनाना है। अब आप 6 महीने बाद बोल दो कि नहीं मुझे तो सर प्लॉट पसंद आ रहा है, कोई मुझे वो लेना है, तो ठीक है, आपका पैसा है, आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, ठीक है मेरी मेहनत गई उससे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो एक रिस्क है जी, बट वो जो मेरा एक सपना भी टूट गया ना उसके साथ साथ एक कम हो गया। एक कम हो गया। नहीं वो तो लोग आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मैंने आपके लिए एक विजन देख लिया था और मेरी टीम ने देख लिया था, वो विजन कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। तो अब आने वाले बहुत फोकस्ड है हम लोग, यही हमें करना है। 1000 ग्लोबल मिलियनेयर्स इज आवर टारगेट, और अब इसी डायरेक्शन में सारे एफर्ट्स डालने हैं। परफेक्ट। तो अगर वो 1000 में से कुछ लोग देख रहे हों ये पॉडकास्ट, जी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? व्हाट शैल दे डू? दैट क्वेश्चन इज इन टू पार्ट्स. व्हाट शैल दे डू ऑन देयर ओन फर्स्ट? What discipline you want them to build at ground level before they come to you, and when they come to you, what would happen? so answer to your first question is they need to understand where they currently are, and they also need to understand how they have been behaving with their investment in last couple of years. Have they been consistent? Have they been following a strategy? Is there a reason why they are investing, or they are just investing out of fear of missing out or out of greed? So first they need to understand कि पैसा इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हैं, right? And if they feel that they are disciplined and they really want to be in that queue of millionaire, they definitely can reach us and we would love to help them, but we required disciplined people, Disciplined. right? You जो इसकी सीरियसनेस को समझे कि दिस इज़ अ बिगर गोल, और ये हम जब आपको ग्लोबल मिलियनेयर बनाएंगे, इसके साथ साथ हम आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स भी पूरे कराएंगे बीच में जो आएंगे। दैट्स नॉट दी ओनली गोल कि मैं आपको बोल दूँ सारा पैसा बस आप डालते रहो, अब तो आपको संन्यास $1 लेने मिलियन की बात नहीं करना कर है। रहे हाँ हैं हाँ, आप। संन्यास लेने की बात नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली नॉट। बीच में जो आपके सारे गोल्स आएंगे वो भी पूरे कराएंगे, एंड विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है आप उसको भी कंफर्टेबली जी पाओ, और मैं उसको कंफर्टेबली तभी जी सकता हूँ जब मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है। करेक्ट। अगर मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क या डाउट है कि यार व्हाट इफ, तो मैं नहीं खुल के नहीं जी कर पाएंगे पाऊंगा। आप। बहुत सही बातें आपने बोली अवधेश जी। आई थिंक इट्स ग्रेट वैल्यू दैट अवधेश हैज़ गिवन अस टुडे। आपने एक 20 ईयर ओल्ड की जर्नी, 40 ईयर ओल्ड की जर्नी, और इसके बीच में जितने लोग हैं उन सब की जर्नी को आपने बहुत तरीके से हमें बताया, और आपका जो मिशन है, आई होप कि ये मिशन जल्दी पूरा हो। थैंक यू सो मच, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर विजन थैंक यू, and your life changing, life altering, I should say, vision for so many people. Thank you so much for coming to us and for थैंक doing यू this सो मच podcast. फॉर हैविंग मी सर। Welcome, sir. Thank you.